हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ MPS 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास का चैप्टर 3 संविधान और सामाजिक परिवर्तन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसको जाके देखिए, और मैं इस पार्ट 2 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है हमारा चैप्टर 3 का संविधान और सामाजिक परिवर्तन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको इन चैप्टर्स के अगर आपको नोट्स अगर आपको चाहिए, PDF अगर आपको चाहिए, तो आप हमें स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्टली जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी तक हमने पार्ट 1 में बात करी थी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो कि नागरिकों को इसके विकास के लिए दिए गए हैं, नागरिकों को इसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये वह सिद्धांत है जिसमें राज्य को कुछ कानून दिए गए हैं, राज्य को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं जिससे वह अपने राज्यों का विकास कर पाए, अपने राज्य में जो नागरिक रह रहे हैं उनका विकास कर पाए। तो वो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में कि कौन कौन से आर्टिकल्स में ये दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है ताकि वे उसके अनुसार काम कर सके और कानून और नीतियाँ बनाते समय उनका उल्लेख कर सके। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किसको दिए गए हैं? सरकार को दिए गए हैं। ठीक है, सरकार का अर्थ है यहाँ पे राज्य से, तो राज्य को यहाँ पे दिए गए हैं जिससे वे अपने राज्य का विकास कर पाए, राज्य में जो नागरिक रह रहे हैं उनका विकास कर पाए। और मौलिक अधिकार क्या है? जिससे मौलिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके, तो एक न्यायपूर्ण समाज को बना सके बिना किसी भेदभाव के, इन सिद्धांतों का उल्लेख, तो नीति निर्देशक का जो सिद्धांत का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के 3रे भाग में किया गया है, और नीति निर्देशक का सिद्धांत संविधान में भाग 4 में किया गया है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये 36 से लेकर 51 में पूरे नीति निर्देशक के जो सिद्धांत है, उनका जो कानून है वो उसमें बताया गया है। निर्देशक सिद्धांत नियोजित नहीं है, यानी कि निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायपूर्वक नहीं है। हालांकि इन्हें राज्य के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मान्यता प्राप्त है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जो नागरिकों को एक अच्छा जीवन जीने में मदद कर सके, जहां शांति समृद्धि कायम रहे। देखिए, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है स्टूडेंट, उनका वर्णन संविधान के 4थे भाग आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित का मतलब होता है कि ये इसमें जो कानून है वो कोई भी अपना भाग एक तरीके से नहीं ले सकता। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई भी राज्य है, ठीक है, अगर कोई भी राज्य अपने जो सिद्धांत उसको दिए गए नीति निर्देशक में, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो कानून है वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मौलिक अधिकार जो है, अगर आप मौलिक अधिकारों की दूसरी तरफ बात करें तो वो एक तरीके से न्यायपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वह अपने सर्वोच्च न्यायालय में जाके बोल सकता है कि भाई मुझे मेरे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे। अगर किसी व्यक्ति को नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं मिल रहे तो वह कानून के पास जाके अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये न्यायोचित नहीं है एक तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें क्या करते हैं, जो राज्य होते हैं वे अपने शासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जिस राज्य में जो व्यक्ति है उनके जीवन का विकास हो पाए और वे एक अच्छा जीवन अपना जी पाए। ठीक है, तो वो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि राज्य के एक अच्छा बनाने के लिए उसका कार्य किया जाता है नीति निर्देशक के द्वारा। यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सारे अनुच्छेद बताऊंगी, जो भी राज्य नीति निर्देशक के जो अनुच्छेद हैं वो एक एक करके मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, तो आपको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। पहला है आपका अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा तय की गई है। तो इसमें क्या गया है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा तय करी गई है कि राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली कार्यपालिका यानी संसद,
विधानसभा, स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे राज्य का अर्थ दिया गया कि राज्य वह है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका के, विधानसभा के, स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायत, तो वो क्या है, राज्य। दूसरा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान किया गया है, नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो मैंने आपको यही कहा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है स्टूडेंट्स, वो न्यायोचित नहीं है, आप उसको न्यायालय में जाके आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये तत्व देश के प्रशासन का मूलभूत हिस्सा है। लेकिन ये जो नीति निर्देशक है एक तरीके से किसी भी देश का एक मूलभूत हिस्सा है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करे। देखिए, बेशक कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाके नीति निर्देशक सिद्धांत के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीके से राज्य के अंदर एक खुद ही ये मानवता होनी चाहिए, खुद ही एक अंदर उसका एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमें जो हमारे विषय हैं, हमें जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमें जनता के लिए लागू करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 के तहत ये प्रावधान किया गया है, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो अनुच्छेद 38 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाएगा, और चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना, किसी भी जाति का क्यों ना हो, जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी न्याय है वो उनको मिलने ही चाहिए। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद ये आपका 39A के समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है तथा समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता इसी अनुच्छेद के तहत की गई है। देखिए, अनुच्छेद 39 में आपको ये बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को उसके कार्य के अनुसार ही वेतन मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो भी अपना कार्य कर रहा है उसके अनुसार ही उसको वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, समान न्याय मिलना चाहिए, और इस तहत के समय जो भी उसके बिना किसी भेदभाव के उसका जो भी उसका वेतन बनता है उसकी योग्यता के अनुसार वो उसको दे देना चाहिए। अनुच्छेद 39B, सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिए ताकि ये सार्वजनिक क्षेत्र पूरा हो सके, ठीक है। तो सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व इतना बड़ा होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, जो भी व्यक्ति गरीब है, वह अपनी भी स्थिति को सही कर पाए। अनुच्छेद 39C के तहत ये प्रावधान किया गया है, धन का समान वितरण होना। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सभी व्यक्ति, देखिए संविधान के सामने स्टूडेंट सभी व्यक्ति समान हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति समान हैं। तो जो भी धन है, ठीक है, जो भी संपत्ति है उसका एक तरीके से सभी व्यक्तियों का समान अधिकार यहाँ पे बताया गया है। ऐसा नहीं कि अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति अमीर है तो उसको ज़्यादा धनराशि दी जाएगी, कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको धन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जो भी उसका कार्य है, जो भी उसकी योग्यता के अनुसार जो भी उसका वेतन है, तो वो उसको मिलना, वो उसका अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या है, राज्य के एक तरीके से राज्य का कर्तव्य बनता है कि जो भी उसका कार्य के अनुसार जो भी उसका वेतन बनता है वो उसको दे। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। तो भारतीय संविधान का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके प्रावधान में बताया गया कि राज्य जो ग्राम पंचायत है उनका गठन करेगा ताकि स्थानीय प्रशासन सही तरीके से चल सके। स्थानीय जो हमारी ग्राम पंचायत होती है, जो हमारे गाँव में जो ग्राम पंचायत होती है, तो उन एक तरीके से क्या है, उनके शासन को उसमें सुधार हम ला सके। तो ये किसका कर्तव्य है, एक राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 40 में, ठीक है। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। तो जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है, उस राज्य में ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 41 ये प्रावधान किया गया है, कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा। इस अनुच्छेद के तहत सरकार गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न
पेंशन योजना तथा अन्य योजनाएं शुरू करती है। देखिए, अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को काम, शिक्षा उनको मिले, ठीक है, और जो व्यक्ति गरीब है उनको पेंशन दी जाए, ठीक है। तो ये सब जो सहायता है वो कौन करेगी? सरकार करेगी। तो सरकार को एक ऐसी योजनाएं बनानी है जिससे सभी व्यक्ति, जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति अमीर है, जो व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको कार्य मिले, उसको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। तो ये सब कर्तव्य जो है वो सरकार में आते हैं। सरकार एक ऐसी योजना बनाए जिससे व्यक्ति को उसकी पेंशन भी मिले। अनुच्छेद 42 में ये प्रावधान किया गया है कि काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध किया जाना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 42 में ये प्रावधान किया कि काम को न्याय संगत, यानी कि न्याय के साथ ही सभी व्यक्तियों को कार्य मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति गरीब है तो उसको ज़्यादा काम मिल रहा है और जो व्यक्ति अमीर है उसको कम काम मिल रहा है। तो सभी राज्य के सामने, सरकार के सामने सभी व्यक्ति समान है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य मिलने चाहिए। अनुच्छेद 43 के तहत प्रावधान किया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना चाहिए। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी तय की जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया अनुच्छेद 43 के तहत जो भी प्रावधान है, कर्मकारों की निर्वाचन, जो भी मजदूर है, ठीक है, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जो भी उनके उद्योग है, उनकी जो श्रमिक है, उनकी भागीदारी उनकी तय कर देनी चाहिए। अनुच्छेद 44 के तहत ये प्रावधान किया गया है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता लागू की जानी चाहिए। हालांकि आपको याद रखना है कि अभी भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर ये लागू है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि सिविल सहायता को लागू कर देना चाहिए, लेकिन हमारे देश में अभी ये लागू नहीं है। सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिविल सहायता को लागू किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। देखिए, तो अनुच्छेद 45 में ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि सभी बच्चों का जो राज्य है उनको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त खाना, मुफ्त बुक्स, मुफ्त किताबें उनको प्रदान करेगी। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत। अनुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की जानी चाहिए। तो अनुच्छेद 46 में बोला गया कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उनको भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उनके हितों की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो कर्तव्य है वह राज्य का कर्तव्य माना जाता है। अनुच्छेद 47 के तहत ये निर्देश दिया जाता है कि पोषण और जीवन स्तर का ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य राज्य का होगा। तो अनुच्छेद 47 के तहत जो भी हमारा पोषण है, जो भी हम खाते हैं, उसमें जीवन को ऊंचा बनाने के लिए जो लोक स्वास्थ्य का सुधार है वह राज्य का कर्तव्य है कि वो एक ऐसी योजना बनाए जिससे मनुष्यों को एक अच्छा पोषण मिल पाए, एक अच्छा जीवन उनको मिल पाए। अनुच्छेद 38 के तहत ये प्रावधान है कि कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित किसी अनुच्छेद में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 38 में कृषि को लेके प्रावधान रखे गए हैं। पहला है आपका पर्यावरण का संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो यहाँ पे जो पहला संरक्षण है कृषि और पशुपालन के लिए, कि पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और जो वन है और जो वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 39 के तहत देश के महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना सभी राज्यों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। तो जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो भी वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 50 के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेगी, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगी। तो अनुच्छेद 50 जो है इसमें बताया गया है जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है दोनों के जो विषय हैं वो अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 51 जो कि एक लास्ट अनुच्छेद है नीति निर्देशक सिद्धांत का,
इसमें प्रावधान दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। तो यानी कि जिस आप राज्य में रह रहे हैं, दूसरा राज्य उस पर हमला ना करे, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की, अनुच्छेद 51 के तहत। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स सारे जो नीति निर्देशक के जो अनुच्छेद थे वो आपने यहाँ पे पढ़े। आपको कोई भी अनुच्छेद में कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझाया, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा भी सुनेंगे तो आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। यहाँ पे हम इनके अंतरों की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो पहला मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से अधिकृत किया गया है। तो भारत जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है, जो मौलिक अधिकार है, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है और नीति निर्देशक का सिद्धांत का वर्णन संविधान के 4थे भाग में किया गया है। तीसरा है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये लागू नहीं होते, तो हम इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन, मतलब मौलिक अधिकार अगर हमें कोई राज्य नहीं देता है तो हमें सर्वोच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं, उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते। मैंने आपको यही बताया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करवाने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। यह सिर्फ राज्य पर निर्भर करता है कि वह लागू करे या ना करे। चौथा पॉइंट आता है आपका, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होने से बचाना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि समाज लोक कल्याणों और समाज की भलाई के लिए कार्य करे। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के विकास के लिए कार्य करते हैं। 5वां पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है, क्योंकि इसमें सरकार का सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करने होते हैं और इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार क्या है, वो सरकार उनको देगी, ये व्यक्ति का अधिकार है, ये नागरिक का अधिकार है और राज्य इनका हनन नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्व में सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह सरकार के जो भी अधिकार है उसको बढ़ाता है। लास्ट आता है आपका, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए स्वीकृत या प्राप्त होते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं, जैसे मनुष्य जन्म ले लेता था उसको मौलिक अधिकार उसके मिल जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो जब तक सरकार उसको लागू ना करे वो उसको तब तक प्राप्त नहीं होते। तो ये दोनों में अंतर है। लास्ट पॉइंट आपका आता है स्टूडेंट्स, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। अगर हम किसी संविधान को मान रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं, तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे जीवन में। तो संविधान एक ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उसको शक्तियां प्रदान की जाती हैं, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो जो संविधान में ये बताया गया कि कैसे हमें हमारे देश का कानून चलाना, तो एक तरीके से जो नियम बता रखे, जो कानून बना रखे, वही संविधान होता है। वर्तमान में आज के समय पे हमें संविधान की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो क्या क्या आवश्यकता है वो मैं आपको बताती हूँ। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि हमारे देश का जो सर्वोच्च कानून है वो है संविधान। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के बिना देश का शासन नहीं चल सकता। तो संविधान के बिना स्टूडेंट देश का शासन नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? अगर जब संविधान ही नहीं होगा, जब कानून ही नहीं होंगे, नियम ही नहीं होंगे, तो सब लोग अपनी अपनी तानाशाही करेंगे। तो इससे संविधान का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। संविधान द्वारा ही हमें सरकार की रचना की जानकारी मिलती है। तो एक संविधान ही एकमात्र ऐसा है जिसके द्वारा हमें सरकार के बारे में पता चलता है कि सरकार का क्या कार्य है, सरकार के क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। संविधान द्वारा ही हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि देश में संसदीय अध्यक्ष, मत एकात्मक, संघात्मक, प्रजातांत्रिक, तानाशाही में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तीसरा है, संविधान देश में कानून के शासन की व्यवस्था को करता है।
संविधान सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा करके उन्हें नियंत्रित करना। विधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो संविधान है क्या है, वो शक्तियों का बंटवारा करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकसभा, ठीक है, तो इन सबों में क्या है, उन्होंने शक्तियों का बंटवारा करा के किसका क्या कार्य है। मौलिक अधिकारों की वह रक्षा करता है संविधान। संविधान देश की न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। तो संविधान जो है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसको सर्वोच्च, उसको बनाए रखता है। संविधान सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। संविधान सरकार क्या है, दिशा निर्देश इस तरीके से जारी करती है। विदेश में समिति शासन की स्थापना करता है। संविधान देश में शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन का साधन बनाता है। संविधान निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान के द्वारा ही राज्य का सत्ता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तालमेल पैदा होते हैं। तो एक तरीके से जो संविधान है वो इसलिए हमारे जीवन में आवश्यक है, जिससे हमें पता लगता है कि किस सरकार का क्या कर्तव्य है, कैसे हमें अपने अधिकार मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हमारे संविधान के बताई गई है, इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और हमारे जीवन में वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे आज का जो वीडियो है हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी अदर वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।